सिग्मा बॉन्ड मतलब कंजुगेशन बढ़ा चढ़ा के जब होती है तो हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड या वेकेंट ऑर्बिटल का कंजुगेशन होता है। तो ये था हाइपर कंजुगेशन। ये कार्बन है, ये H है, या तो यहाँ डबल बॉन्ड हो या ऑर्बिटल खाली हो, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन करे, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ करे, तो हाइपर कंजुगेशन था, जिसे बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहा था हमने। तो इसमें पहला ऑप्शन है सिग्मा पाई कंजुगेशन, सही है। सी ऑप्शन है नो बॉन्ड रेजोनेंस, जानते हैं इसी का दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सही है। और जब दो सही होते हैं ना यूजुअली ऑल ऑफ अबव हो जाता है। और तीसरा है नोटिस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये भी सही है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड हो, एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं इससे, तो ये भी सही है। तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ अबव आएगा, पहले का आंसर डी आएगा। किसी को डाउट है पहले क्वेश्चन में? क्या सबको आएगा? ठीक है, तो कंजुगेशन जो कही जाती है दैट इज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड है, अरे निखिल सर का आएंगे बैच में अभी। ठीक है, आप आगे रहिए बेटा, इस शीट बेटा आगे ही आ जाना, हाँ पीछे भागे आ रहे। ये लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बच्चों कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? कंसेप्ट क्या था? वेरी गुड, माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पहली चीज देखें कॉमन क्या है, वो कंपेयर नहीं करना। सब में दो कार्बन का एसिड कॉमन है, वो कंपेयर नहीं कर रहा। एक में फ्लोरीन लगा, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, एक में आयोडीन। ये चारों के चारों माइनस आई के ग्रुप में, जिसमें माइनस आई ज्यादा वो ज्यादा एसिड। तो माइनस आई सबसे ज्यादा एफ में है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एसिडिक, यानी अगेन द आंसर इज डी। कोई डाउट है किसी बच्चे को पहले दोनों क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, which of following alcohol on dehydration gives most stable carbocation? बच्चों यहाँ खाली ये मत करना कि हमें ये आंसर समझ में आ गया या आंसर रट लिया, रीजन के साथ। जैसे सेकंड वाले में रीजन था माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आगे तक के कोई भी क्वेश्चन में एसिडिक कैरेक्टर आए तो माइनस आई ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा देखना होगा। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हाइपर कंजुगेशन के बारे में जो पॉइंट है सिग्मा पाई का कंजुगेशन, और सही मायने में सेकंड ऑप्शन भी यही लिखता है नोटिस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा पाई, पहले में भी यही लिखा था। और सी था नो बॉन्ड रेजोनेंस, सारी बातें सही है, इसलिए ऑल ऑफ अबव सही था। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन। बच्चों अगर आपको याद हो, ये अल्कोहल का सिंबल है यहाँ पे OH, और डिहाइड्रेशन के समय ये OH ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो यहाँ जहां जहां OH लगा था उस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। और अगर आपको मालूम है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेंजाइल एलाइल 3 to 1 होती है, यानी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 फिर 1। या बेंजाइल एलाइल किसी ऑप्शन में नहीं है, खाली 3 to 1 है। क्या आपको समझ में आ रहा है? पहला वाला जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, सी ऑप्शन फिर 1 डिग्री है, और डी ऑप्शन 2 डिग्री है। इसमें किसी को डाउट है? बोलो समझ में आया? बेटा ए ऑप्शन 1 डिग्री क्यों है बताओगे बेटा? ए ऑप्शन 1 डिग्री अल्कोहल है, पता है आपको? ठीक है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर? तो यहाँ का आंसर क्या आएगा? यहाँ का आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, क्योंकि बी ऑप्शन 3 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बी आंसर इज करेक्ट। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a characteristic feature of free radical? अगर आपको याद हो, फ्री रेडिकल का मतलब होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का डेवलप होना फ्री रेडिकल है, चाहे वो कार्बन का है या किसी और का। तो जैसे ये कार्बन का बना दिया, क्लोरीन का बना दिया, किसी का भी फ्री रेडिकल बन सकता है। तो फ्री रेडिकल का उन्होंने पूछा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। पहला ऑप्शन है इट हैज पॉजिटिव चार्ज, भाई बात गलत हो गई, फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है इट हैज नेगेटिव चार्ज, फिर कोई वाली बात, न्यूट्रल होते हैं। तीसरा है
इट हैज ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे पेयर्ड है तो ये अकेला क्या दिखा रहा है, हमने अकेला दिखाया तो अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है। और चौथा है इट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये चौथा आंसर सही है डी, कि अगर फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपको याद आ गया हो, अधिकतर जैसे कार्बन है, क्लोरीन है या और कोई है, अधिकतर सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर जब होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और एक एक इलेक्ट्रॉन लेके टूटने वाला बॉन्ड बनाता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या तो ये ऑप्शन अधिकतर टिक होता है, या यहाँ पे टिक हुआ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले पेयर था और ये एक एक अलग हो गए, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आंसर सही है डी। बोलो क्लियर है? ए और बी मीनिंगलेस है क्योंकि एक में प्लस चार्ज था, एक में माइनस। फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। सी और डी एक दूसरे के उल्टे हैं, सी में कहा गया पेयर्ड और डी में कहा अनपेयर्ड। यहाँ एक अनपेयर्ड है इसलिए ये सही है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसमें हाइपर कंजुगेशन है, और अच्छे अच्छे बच्चे इसको गलत कर जाएंगे, अच्छे अच्छे गलत करते हैं। होपफुली आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया है। बताओ बेटा, जिनको पढ़ाया है वो तो बता ही देंगे। हाँ जी, ए फर्स्ट वाला बोलो बेटा। ए क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, किसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। ओके, नो बॉन्ड रेजोनेंस किसमें पॉसिबल है, बोल बेटा। लास्ट, क्योंकि वो एल्कीन है ना। अभी देखते हैं बी क्यों नहीं, फिर सी क्यों नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए पहला पॉइंट, यहां से आपका दिमाग ज्यादा खुलेगा। ए ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए ऑप्शन एनाइन है, और हाइपर कंजुगेशन में अगर आपको याद हो, बताया था हमने कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसके पड़ोसी कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजता है। यानी हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन आते हैं, पीछे से आगे इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अगर यहाँ प्लस चार्ज होगा, ऑर्बिटल खाली होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा, बात ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी भेजेगा, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं है। हाइपर कंजुगेशन में पीछे से इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं। तो यहाँ ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि वो एनाइन का केस है, जबकि हाइपर कंजुगेशन से हम कैटाइन यूज करते थे। यहाँ सी ऑप्शन गलत क्यों है? सी ऑप्शन इसलिए गलत है कि ये एल्कीन दिखाई है उन्होंने, और इस एल्कीन में ही हाइड्रोजन लगी है। और आपको याद होगा हाइपर कंजुगेशन दिखाने के लिए अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, यानी इस एल्कीन के अगले कार्बन के पास हाइड्रोजन चाहिए था, इसके बाद आगे कार्बन ही नहीं, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। डी आंसर भी गलत है। क्यों गलत है? डी आंसर को ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड वाली एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसमें तीनों तरफ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन यहाँ जाता, इसलिए ये भी गलत है। आंसर बी क्यों सही है वो भी समझिए। ये आपको क्लास में लिखाया है, पढ़ाया है, याद नहीं आता कि ये है एल्काइल ग्रुप। और मैंने आपसे कहा था कि एल्काइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्लस एम है। क्यों है? जबकि लोन पेयर तो है नहीं। तो उस समय प्रूफ कराया था, कॉपी में देखिएगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, और हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये प्रूफ है कि ये प्लस एम ग्रुप है। तो यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे गए, जिसकी वजह से ये आगे गया और प्लस एम हुआ। या एकदम सिंपल बेसिक लैंग्वेज, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके पड़ोसी का कार्बन उस पे H है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकती है। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए या तो आपको डबल बॉन्डेड कार्बन के अगले कार्बन पे CH ग्रुप चाहिए होता है, या इंटरमीडिएट कभी है तो कार्बोकैटाइन ग्रुप होता है और उसके पिछले कार्बन पे। ये आंसर गलत है क्योंकि वो कार्ब एनाइन। बोलो बेटा क्लियर है? आया समझ में? फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following statement is not true about stability of carb anion। पहले दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन पढ़ने से कि यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के बारे में बात हो रही है, इसे कार्ब एनाइन कहते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज्यादातर गलत होंगे। क्यों? आप क्वेश्चन पूरा एग्जामिनेशन फोबिया या डर एक होता है ना, प्रेशर होता है, इस वजह से। एक्चुअली क्वेश्चन है which of the following is not correct, तो ध्यान रखना नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं।
अच्छा, पहला ऑप्शन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर। क्या कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन एस कैरेक्टर? देखिए, ऑब्जेक्टिव पकड़ने के दो तीन तरीके होते हैं, जिसमें पहला तरीका सिलेक्शन रिजेक्शन का हम चलाते हैं। मतलब सपोज आपको एस कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं, कोई बात नहीं, आप सेकंड और थर्ड फोर्थ ऑप्शन पढ़ो पहले, ठीक है, ठीक। और जिन्हें एस कैरेक्टर का ज्ञान है वो सुन लीजिए क्या है। ये है कार्बन और यहाँ है माइनस चार्ज, ये कार्बन sp3 है, ये है कार्बन, यहाँ माइनस चार्ज है, ये कार्बन sp2 है, और ये कार्बन जिसमें माइनस चार्ज है ये sp है, ठीक है। और एस कैरेक्टर यहाँ 25% है, यहाँ 33% है, और यहाँ 50% है। एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, और अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। क्यों, कैसे? एक सिंपल तरीका ये हम कह सकते हैं, एस बढ़ने से साइज छोटा होता है, साइज जब छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेगा, तो ड्यू टू स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ज्यादा स्टेबल है, एक तरीका। और दूसरा, तुम्हें अगर रटा रटाया याद आ गया आपको, तो हमने लिखाया था बेंजाइल, एलाइल, फिर विनाइल, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, ये विनाइल यही वाला तो है, तो विनाइल ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, ये है 1 डिग्री, ये है विनाइल, 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल विनाइल, क्योंकि एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होता है कार्बेनाइन स्टेबल होता है, ये बात सही है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा ही नहीं कौन सी सही है, वो कह रहा कौन सी गलत है ये बताओ, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2CnCO इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, सत्य असत्य? सत्य है, सत्य की जीत है, बोलो समझ में आया कैसे? यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा है और यहाँ कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन छीनता है, जब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ये चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, जितना नेगेटिव कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये सेकंड बात भी सही है कि लेस द चार्ज मोर द स्टेबिलिटी होती है। थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज 3 to 1। बेटा माइनस आई में सबसे आगे NO2 है, उससे वो आगे कोई है ही नहीं अभी आपके लेवल में, फिलहाल। थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 to 1, यही गलत हो गया, क्योंकि अभी लिख के भी दिखाया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है 1 2 3। फोर्थ, द नेगेटिव चार्ज कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। अब ये भी थोड़ी बहुत गलत है, लेकिन चलो चलेगा, इतनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन बहुत ज्यादा गलत था, कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी देगी, ठीक है ना? मतलब एक ऑप्शन नहीं है, उसके चक्कर में आगे पीछे देख लीजिए, इसकी शीट में नहीं है, 3 चलो शीट में नहीं है, 4 हो सकता है प्रिंटिंग में नहीं हो, ठीक है, एक आध लाइन हो सकता रहेगा। चलिए आप ये शीट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत है, सही बताऊं तो कौन से 2 गलत है, तो बच्चा पकड़ पाया? सी एंड डी। डी में क्या गलती है? वेरी गुड, डी में गलती ये है कि कार्बोनाइन की शेप होती है पिरामिडल, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर की वजह से पिरामिडल शेप होती है, जबकि यहाँ टेट्राहेड्रल लिखी है। लेकिन सी तो पूरा ही गलत है, डी में आधी बात तो कम से कम सही है, sp3 तो कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्ब कैटाइन, ये कार्बन का कैटाइन है बेटा, इज लेस स्टेबल। आप अगर समझ चुके हैं बेटा जरा बताना लास्ट में, शुक्ला जी बोलो जरा, ये कितने डिग्री का कार्ब कैटाइन है जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वो कितने डिग्री का कार्ब कैटाइन है? देखा, मुझे उम्मीद थी तुमसे यही। अब तुम्हें जाई ना दिख रहा, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसमें जो कार्बन है, बीच वाला कार्बन है, वो 2 कार्बन से घिरा है, और अगर वो 2 कार्बन से घिरा है तो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन कैटाइन दे रखा है। 1 डिग्री कैसे कह दिया है? अरे शुक्र मनाओ मैंने 1 डिग्री कहा है, मेरी इच्छा तो थी कुछ और कहने की, हमें क्या मतलब डिग्री ही पूछ रहे हो। हाँ हाँ भैया, नेक्स्ट रो, लास्ट रो, बताओ बेटा, ये जो ए ऑप्शन का कार्बोकैटाइन है ये कौन से डिग्री का है? अच्छा, बोले मैं पहले बता दूं फिर ही हो जाऊंगा, अगला क्वेश्चन पता नहीं आता हो ना आता हो, नहीं है बेटा। ये बताइए, हाँ बोलो, ये जो सी ऑप्शन है ये कौन से डिग्री का है? 3 डिग्री का। क्लियर है? इसका मतलब जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री है, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ 1 डिग्री ही है। 3 ऑप्शन 1 डिग्री के हैं, ए बी और डी, अगर
और खाली सी ऑप्शन जो है वो आपका सॉरी 3 डिग्री का है ठीक था। तो इन्होंने कहा है कि ये जो क्वेश्चन वाला कार्बोकेटाइन है कम स्टेबल है। तो 2 डिग्री किससे कम स्टेबल है? ऑब्वियसली 3 डिग्री से। बच्चों एक तरीका तो ये 3 डिग्री से कम स्टेबल है, इसलिए 3 डिग्री आंसर हो गया। और दूसरा तरीका ये है 3 ऑप्शन है 1 डिग्री के और एक ऑप्शन है 3 डिग्री का। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए, आईक्यू लेवल भी, कि 3 ऑप्शन तो आंसर टिक नहीं कर सकता मैं, और तीनों एक जैसे 1 डिग्री के, तो एक ही टिक करना है, 2 डिग्री टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट? कौन सी बात गलत है? फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। बिल्कुल सही है, क्यों सही है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये कहा है फ्री रेडिकल, कार्बोनियम एंड कार्बोकेटाइन आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर ये लिख देते ओनली फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन आर इंटरमीडिएट, तो गलत हो जाता। इसके अलावा भी होते हैं, कार्बीन भी होता है, नाइट्रीन होता है, बेंजाइन होता है। मैंने आपको कार्बीन तक पढ़ाया है, ठीक है। तो पहला आंसर सही है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड, रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल। अभी मैंने आपको बताया भी था और आपको पता भी है, फ्री रेडिकल बनते हैं हाई टेम्परेचर पेरोक्साइड की प्रेजेंस। तो यहाँ सनलाइट है, सही बात है, मीथेन की क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल होती है। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कार्बन चेन प्रोड्यूसेस प्लस आई। गलत बात हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब वो खींचेगा तो वो माइनस आई इम्पैक्ट पुट अप करेगा, ना कि प्लस आई। फिर भी चौथा देखिए जरूर, होमोलिटिक फिशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है? हेटेरोलिटिक से आयन से बनते हैं, होमोलिटिक से फ्री रेडिकल बनते हैं। तो इसमें सी आंसर करेक्ट। 9 क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरीके से। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, मैंने क्यों कहा रिपीट हुआ। इसमें एसिडिक कैरेक्टर की बात की गई है और एसिडिक कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कि मोर द माइनस आई इफेक्ट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर। अब इन्होंने कहा है कौन सा सही ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर। बेटा ए ऑप्शन सॉरी 1 में 3 क्लोरीन लगी है, फिर 2 क्लोरीन, फिर 1 क्लोरीन, फिर एक भी क्लोरीन नहीं, फिर मिथाइल, फिर और ज्यादा अच्छा मिथाइल वाला अगला आ गया सॉरी, और फिर 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन, एक भी नहीं। मुझे तो तीनों ही सही लगता है। अब जरा चेक करो क्या मैं सही कह रहा हूँ, तीनों ही सही है? कोई डाउट है? देखिए ए में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन में 3 क्लोरीन, फिर 2 क्लोरीन, 1 क्लोरीन। बेटा क्लोरीन ज्यादा है तो माइनस आई ज्यादा हो गया, माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, फिर 2 क्लोरीन फिर 1। बी ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, उन्होंने शुरू में 2 कार्बन लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, यानी कार्बन बढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई बढ़ गया तो एसिडिक कम होता है, तो वो भी ठीक दे रखा है कि वहां प्लस आई बढ़ रहा है तो एसिडिक कम होता है। और सी भी ठीक है, 2 फ्लोरीन ज्यादा एसिडिक, फिर 1 क्लोरीन, फिर क्लोरीन, ये भी ठीक है। ज्यादा फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक, फिर कम क्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन। तो ऑल द 3 आर करेक्ट और इसलिए आंसर डी आएगा। बताओ बच्चों, 9 डी क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जेल्डाल मेथड का है, दैट इज एस्टिमेशन वाले चैप्टर का है। तो इन जेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में हम बदलते हैं। नाइट्रोजन इज क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। It is then treated with standard solution of alkali. The nitrogen which is present in estimated as, जो हमारे पास नाइट्रोजन होती है वो कैसे एस्टिमेट करते हैं बताओ बेटा? जेल्डाल मेथड याद है इससे? बच्चों आपको याद होना चाहिए, जेल्डाल मेथड में, बोलो बेटा, अमोनिया बना के हम रिएक्शन कराते थे। मैंने आपको एक मेथड पूरा एक दिन लगा के समझाया था और फाइनल आंसर इसका ये आया था, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 Nv/W। ये फॉर्मूला था और ये कहा था व्हाट इज Nv, इट इज द अमाउंट ऑफ H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया। तो अमोनिया तो वैसे कि उसने खुद भी दे ही रखा है अमोनियम सल्फेट कैसे बनता है। अमोनिया की आप पढ़ के देखो, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है नाइट्रोजन इज क्वांटिटेटिवली कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। अरे अमोनियम सल्फेट बना कैसे होगा? अमोनियम सल्फेट अमोनिया की H2SO4 से रिएक्शन करके। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन है कि एस्टिमेटेड एज अमोनिया गैस, और अमोनियम सल्फेट अगर देना होता तो फिर वो ऊपर क्यों लिख के देता आपको? तो ये हो गया पहले 10। पहले इन 10 को फिर से रिवाइज करिए, देखिए इन 10 में कोई दिक्कत आपको है तो पूछ लीजिए।
पहले 10 को आप रिवाइज करो। बताइए किसी में डाउट है पहले 10 में? बोला जाए 11th एक न्यूमेरिकल है और आपको ना न्यूमेरिकल पकड़ने का भी तरीका सीखना पड़ेगा। देखिए क्या है, 2.18 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर प्रोड्यूसेस इतने ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, परसेंटेज ऑफ सल्फर। फॉर्मूला याद आया? बता बेटा जरा फॉर्मूला क्या था? हाँ 32 अपॉन सल्फर का वेट 32 होता है। सो वेरी गुड, 32 अपॉन 233 into x by y into 100, ये फॉर्मूला लगाना है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हम वैल्यू सही से रखें। x क्या था? वेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म। y क्या था? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2.18 का है, ये नीचे आ गया। और ना कैलकुलेटर नहीं यूज करना बेटा, एग्जाम में नहीं मिलेगा ना, इसलिए हम सिर्फ कैलकुलेटर तब कहते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, थ्योरी चल रही होती है, तो हम कहते हैं भाई कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेशन चेक करके देख लो, आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्यों आगे पढ़ाना है। इस समय एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैलकुलेटर मिलेगा ही नहीं। अब हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक क्या लगाते हैं वो देख लीजिए। आप पहले चारों ऑप्शन पे नजर डालेंगे। चार ऑप्शन है, एक 7.2, 8.9, 10 एंड 6। यानी ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है, क्लोज है बट बहुत क्लोज नहीं है। बहुत क्लोज किसे कहते हैं? 6.5, 6.9 ये बहुत क्लोज है, या 7.9, 8.2 ये क्लोज है, जिसमें बहुत पास है। यहाँ एक 6 के पास है, एक 7 है, फिर एक 8 है, फिर एक 10 है, यानी दूरियां ज्यादा है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन मार सकते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे कैसे स्टार्ट करें, किस चीज का अप्रोक्सीमेशन करें कि आंसर हमें जल्दी दिख जाए? बोलो। हाँ, अब जितनी जल्दी हो सके आप सिंप्लीफिकेशन पे आए और डिनोमिनेटर की चीजें खत्म करने की कोशिश करें, तब आपका आंसर जल्दी मिलेगा। आप डिनोमिनेटर को धीरे धीरे गायब करने की कोशिश करें। ये अगर थोड़ी देर के लिए 1.02 है, इसका डबल करें 2.04 आएगा, लेकिन 2.04 को हमने 2.18 से, मतलब ये दिमाग से रखने से थोड़ा सा ज्यादा। इज इट क्लियर? 2 से लिटिल बिट ऊपर है, और अगर 2 से ये करें तो 16 आना चाहिए, लेकिन ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 16 से थोड़ा कम होगा, तो ये 15.8 भी हो सकता है, 15.9 भी हो सकता है, व्हाटएवर कुछ ऐसा आसपास होगा। लेकिन ध्यान रखना है 0.8, 0.9 यानी बहुत पास में हो जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं। जैसे ये 2.1 होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2.1, तो 0.1 को 15 बारी मल्टीप्लाई करना होगा ना। 2.1 को 15 बारी कितना होता? 1.5, बड़ी वैल्यू आ जाती। चलो 15 से कुछ, मतलब 15 से थोड़ा कम ही आना चाहिए। चलिए अब आगे बताइए कैसे करें। अब ये क्या है? नीचे 233, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे अप्रोक्सीमेटली 250 सपोज कर रहा हूं बढ़ा, तो 250 अगर बढ़ा के सपोज कर रहा हूं तो ये 4 हो रहा है ना, और ये मैंने बढ़ा के किया है, ध्यान रखना अभी है नहीं, कम है। 4 से इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो कितना आ रहा है? 15 into 4 60, तो हमारा पास है, समझ में आया? ये 250 अगर माना है, अच्छा 0.4 कहना चाहिए, तो अभी तो कह रहा 0.4, सॉरी ठीक है, मतलब मेरा आप तरीका समझने की कोशिश करिए। अब हम ये कह रहे हैं अगर ये 15 एक्चुअल होता, ये 4 होता तो 60, सॉरी 6 आता, ठीक है, लेकिन ये 4 है या 4 से कम है? 4 से ज्यादा। क्यों है ज्यादा? ये 233 से करना था, हमने 250 से डिवाइड किया, तो ये 4 से थोड़ा ज्यादा है, और ये 16 से थोड़ा कम, ठीक है, तो नियरली अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो होपफुली 6.26 लग रहा है, 6.4 वाला लग रहा है, बट हमें 6 क्यों लग रहा है? सुनो ना, ये बेटा 16 नहीं है, 16 से कम है, और ये 4 से थोड़ा ज्यादा है, तो 16 और 4 होता
तो 64 होता, तो बाकी चीजें नेग्लेक्ट कर लिया है। एक बार कैलकुलेट कर, हाँ कैलकुलेटर क्या है, ठीक है कैलकुलेटर से हुई है। बस ये ध्यान रखिए एग्जामिनेशन में ना आईक्यू लेवल भी आपका चेक होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल में एक पॉइंट समझ लीजिए क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं वो 4 ऑप्शन देते हैं, वो नहीं देख रहे आप किस मेथड से किस स्टेप से आपने आंसर निकाले, बट वो ये चाहते हैं कि आपके आंसर सही हो और उतने ही टाइम में ज्यादा भी सही, मतलब 2 घंटे का पेपर है, लेट सपोज उन्होंने 50 ऑब्जेक्टिव 60 ऑब्जेक्टिव दिए, कुछ बच्चे टफ क्वेश्चन में उलझे रहते और इसके चक्कर में वो आगे के 3 इजी छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्टिव में इजी के भी उतने ही मार्क्स होते हैं जितने टफ के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पकड़ने का एक तरीका होता है कि या तो आप ऑब्जेक्टिव में कितने क्लोज बाय कैलकुलेशन उसे पकड़िए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव को उस समय कैलकुलेशन वाले को उस समय लीव ऑफ करिए और सेकंड अटेम्प्ट में मतलब पहले जितने आसान क्वेश्चन वन शॉट वाले वो निपटा लीजिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक में वन शॉट के होते हैं। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ का अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है, मैथमेटिक्स में ये कुछ होता ही नहीं। क्यों भाई, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी थोड़े बहुत तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे ना, मैथ में तो सारे न्यूमेरिकल या सारे सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, पता लग जाता है ये थ्योरी है ये न्यूमेरिकल। अब आप प्रैक्टिकली सोचना, क्वेश्चन नंबर 10th में आपको जितना टाइम लगा क्या 11th में उतना ही लगेगा या ज्यादा लगेगा? कॉमन सेंस है, मार्क्स दोनों के बराबर, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11th वाले को या तो बहुत जल्दी हो रहा तो करो, नहीं तो पहले पूरी शीट निपटा के फिर इसे करो, जिससे कि कोई भी इजी क्वेश्चन आपसे हड़बड़ाए में गलत ना हो, ठीक है? और टफ अगर छूट भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चों बताइए, ये केरियस मेथड है हेलोजन के लिए जो होता है, और हेलोजन का नाम ब्रोमीन है, फॉर्मूला याद आ गया होगा 80/188 x/y × 100, क्लियर है? 80/188 x क्या है, वेट ऑफ AgBr, y क्या है, वेट ऑफ AgC, सॉरी वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। मुझे ये कैलकुलेशन बड़ी आसान लग रही है, देखते हैं क्या है। 80/188 इनटू कितने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कितने ग्राम ऑफ AgBr, तो ये 3 4 टाइम 3 5 टाइम है ना, 5 से ये 16 टाइम चला गया, 16 × 4 आ रहा है, 4 से जाएगा 4 4 टाइम 16 28 4 7 टाइम। तो मुझे जो लग रहा है डायरेक्ट लिखते समय ये दैट इज 16 × 100/47। ऑब्वियसली आप आदत जानते हो 47 मुझे 50 दिखेगा, 50 मुझे 100 हो जाएगा, 2 टाइम 2 से 16 32 हुआ, लेकिन ये 47 तो था ही नहीं और 50 था ही नहीं, 50 से कम है तो थोड़ा ज्यादा आएगा, मतलब कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। ये 50 हमने बढ़ा के माना, तो ये 2 से कुछ ज्यादा आएगा, 32 से कुछ ज्यादा, 32 से कुछ ज्यादा 34 है, वही आंसर, तरीका समझ में आया? अब हो सकता है एक आध बच्चा बहुत अच्छी कैलकुलेशन करके ये प्रूफ कर दे कि ये 47 से कैलकुलेशन की 50 से नहीं, फायदा क्या हो भाई? ऑब्जेक्टिव पेपर में उसका फायदा क्या है? अगर आप बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन करके 34 लाए और मैंने 50 करके 34 कर दिया और कोई ऑप्शन ही 34 के आसपास, अच्छा था। तो ऑब्जेक्टिव का एक अलग सिनेरियो है, सीखिए उसे पकड़ना, स्पीड बढ़ाना। देखो ऑब्जेक्टिव में स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए होती है, सब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा रटने में, समझ गए हो, बहुत अच्छा आपकी मेमोरी है, राइटिंग अच्छी है, बेसिकली चतुर हो आप, ठीक है, समझ में आया? तो हो सकता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर लो सब्जेक्टिव पेपर्स में, पर ऑब्जेक्टिव पेपर में अगर परफॉर्म करना है तो क्या बात है, ठीक है झांझट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी देखिए। 1.6 gram of an organic compound gave 2.6 gram of magnesium pyrophosphate। ये भैया मैग्नीशियम वाला टेस्ट है, याद आया? 62/222 into x/y into 100। अब जरा एक आप खुद करके देखो, अब आप देखिए आप लगा पा रहे हैं ये वाले ट्रिक्स या नहीं। 62 डिवाइड बाई 222 into x/y into 100। वेरी गुड। इसमें भी काफी दूर दूर पे ऑप्शन है, आप लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं।
ठीक है, और वैल्यूज में पुटअप करूं तो 62 अपॉन 222 इंटू एक्स, एक्स है आपका 2.6 नहीं 2.6 और 1.6 इंटू 100, यही एक्स है 1. ठीक है, ये आपको सॉल्व करना कितना आया, ये पॉइंट हट जाएंगे, 8 टाइम्स 2 13 टाइम्स, फिर 2 4 टाइम्स 2 31 टाइम्स, और ये कैलकुलेशन हमें दिख रही है 31 इंटू 13, ओके दिस वन. अब कोई भी नंबर हमें ऐसा नहीं लग रहा जो, क्योंकि ऊपर दोनों ही प्राइम नंबर लग रहे हैं मुझे 31 13 और है ना, तो अब ये कैलकुलेशन फिर से वही अप्रोक्सीमेशन लेवल लेके ही करनी पड़ेगी. जैसे 4 से मैंने अगर इसे 32 को अगर करना चाहूं तो 4 8 टाइम 32 होता है, ये 31 था 8 टाइम कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लिया है, और 13 इंटू 8 13 इंटू 10 130, 13 इंटू 9 170, 104 होगा शायद, है ना, 104 के आसपास होगा. ये 104 की जगह थोड़ा कम कर लेंगे, क्यों क्यों कम कर लेंगे, हाँ ये 8 से कम है इसलिए तो हमने 102 लिख लिया है. ठीक है, थोड़ा बहुत तो कम कर ही ले, 102, तो ऊपर है 100 और 102 और नीचे है 222, है ना बेटा. अगर 222 को अगर 200 मानते, सपोज दोनों तरफ करेंगे, अगर 200 मानते तो 205.5 टाइम्स, बोलो क्लियर है, तो ये 0.5 टाइम्स हुआ, और 0.5 टाइम्स मतलब इसका जब आप आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 51. 0.5 ये 200 मान लिया मैंने, दोनों जीरो कट गए, 1/2 रह गया, 1/2 के तो 0.5 कहते थे, तो 51 हुआ. नहीं कम नहीं, ये हाँ 51 से कम आए, तो 51 से कम ऑप्शन है हमारे पास दो, एक 50 भी है, एक 42.1 भी है ना. सॉरी मैं गलत ऑप्शन दे गया, एक ही ऑप्शन है 45 और दूसरा बहुत दूर है 37, उतना भी हमने नहीं किया अप्रोक्स. अब जरा मार के देखो कैलकुलेटर से, कोई बात नहीं, लेकिन पहले अगर दिमाग यूज करेंगे फिर कैलकुलेटर बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन या इंपॉर्टेंट पॉइंट या बॉटम लाइन के एग्जाम में तो आपने जाना, कैलकुलेटर में तो जाना ही, तो इसीलिए आप अपना ही पूरा करेंगे अगर ज्यादा उसका यूज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अलाउ नहीं. ठीक है, जितनी चीजें एग्जाम में अलाउ है हम कभी मना भी नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जैसे यहाँ भी है, वो एग्जाम में पेपर तक ले जाते हैं, छाते होते हैं, पर्चियां भी ले जाते हैं, फर्रे देखा उन्हें पता भी होता है कहते हैं क्या है. ठीक है, तो फर्रे भी ले जाते हैं, तो हम भी मना नहीं करते ले आओ यहाँ पे. एग्जाम में थोड़ी बहुत बातचीत हो भी जाती है, बोल बाल के नकल करते हैं है ना, तो मालूम है ना, क्लियर है. अगला देख, match the reaction given in column 1 and column 2 with appropriate choice. पहली वाली रिएक्शन में NaOH से रिएक्शन की और OH आके Br आ गया. अगर आपको समझ में आ गया हो, पहली वाली रिएक्शन एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन है बेटा. रीअरेंजमेंट का पता क्या मतलब होता है, अपने अंदर ही कुछ हटके जुड़ जाए, तो ये पहला वाला सब्स्टिट्यूशन है. दूसरा वाले में एल्कीन थी और ब्रोमीन आके जुड़ गई है, तो वो एडिशन है. तीसरे वाले में हाइड्रोजन निकला है, इलिमिनेशन है, और चौथे वाले में यूरिया बना है अमोनियम साइनेट से, रीअरेंजमेंट. बोलो अरेंज कर लेंगे क्वेश्चन. अब आपको अगर पहला पता चल गया था कि पहला सब्स्टिट्यूशन है तो ए का 3 है, वो एक ही ऑप्शन में है, बात खत्म, बी आंसर इसके. बोलो क्लियर है. ये हमने 15 क्वेश्चन कल या लास्ट टॉपिक अभी यही पढ़ा था अगर आपको याद हो, प्यूरिफिकेशन का, लेकिन एग्जाम्पल नहीं पढ़े थे, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है स्पेशली कि आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए किस चीज के लिए क्या करते हैं. आपको याद है ना, हमने सब्लिमेशन पढ़ा था, याद है सब्लिमेशन, सॉलिड वेपर में चलाया था, किसके लिए था, नैप्थलीन, बेंजोइक एसिड एंड आयोडीन. देखो बेंजोइक एसिड इसमें है किसी, सी, तो गारंटेड है सी का 4 होगा ही होगा. ठीक है, और सी का 4 सी ऑप्शन में ही है और किसी में है ही, तो बाकी सब वहां से आपको हेल्प मिल सकती है. फिर भी आपको अगर याद हो
तो मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था कि पेट्रोलियम हमारे कंट्री में आता है, बाहर से जो आता है दैट इज पेट्रोलियम, अर्थ से जो निकलता है पेट्रोलियम, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और अलग अलग फ्रैक्शन में कभी पेट्रोल कभी केरोसिन ये मिलते हैं। तो यहाँ डी का 3 आना चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जो बी है, अगर याद हो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ही स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई होता है, तो बी का स्टीम डिस्टिलेशन, और ईथर और टॉलिन के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए सिंपल डिस्टिलेशन आएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये आंसर होगा सी। बोलो क्लियर है? बेटा टाइम देखना हो गया, ठीक है। चलिए इतने रखते हैं, कल ये 6 क्वेश्चन करके लाइएगा। बताइए कल कौन से चैप्टर की शीट करनी है, बताइए। इसी को और करना है मीटिंग, आईबीसी हो चुकी कल। चलिए अब मैं चाह रहा हूं पहले एक आध चैप्टर चेंज कर लेते हैं। कल आप घर से रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। रेडॉक्स, रेडॉक्स पढ़ा हुआ सबने? रेडॉक्स वही बात बेटा, कल रेडॉक्स की शीट की जाएगी।